हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम पिछले क्लास के भांति विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किए हैं जो आपके प्री बीएड और प्री डीएड में पूछे गए हैं। तो आज के इस क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं और उनका सटीक व्याख्या करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, क्या बोला है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है मनुष्य या फिर ऑप्शन डी है व्यवहार। ठीक है, आपको बताना है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु इन चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो यदि बात करें किसकी, मनोविज्ञान की, किसकी बात करें, मनोविज्ञान की बात करें। ठीक है, मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है उसको हमको देखना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान के बारे में समझते हैं कि मनोविज्ञान में होता क्या है। तो देखिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत एक मनुष्य को समझा जाता है। ठीक है, किस प्रकार से समझा जाएगा कि एक मनुष्य किस प्रकार से सोच रहा है, अर्थात अपने मन में किस प्रकार से सोच रहा है। ठीक है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, अर्थात एक मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जब 16वीं सदी में मनोविज्ञान के बारे में बताया गया था तो उस समय एक मनोवैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु था। ठीक है, तो जो अरस्तु थे उन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। क्या है, आत्मा का विज्ञान है। अर्थात जब एक मनुष्य को आप समझना चाहते हैं तो उस मनुष्य के आप आत्मा को समझो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, आत्मा का अध्ययन कहा था। लेकिन हमको अभी देखना है कि वर्तमान समय में एक मनुष्य को किस प्रकार से समझना है, एक मनुष्य का जो अध्ययन है वह क्या कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था पेस्टोलॉजी। क्या नाम था, पेस्टोलॉजी। उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वह मनुष्य का मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम था जे बी वाटसन। क्या नाम था, जे बी वाटसन। इन्होंने अंततः बताया कि एक मनुष्य को अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत उस मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा, व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, जो कि उस समय से अभी तक इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु में उस मनुष्य का या उस व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है। ठीक है, क्या बताना है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संगठनात्मक संचार, ऑप्शन बी है पारस्परिक संचार, ऑप्शन सी है अंतर व्यक्तिक संचार या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमको किसके बारे में बताना है, संचार के बारे में बताना है। तो सर्वप्रथम यही समझेंगे कि संचार होता क्या है, अर्थात जो कम्युनिकेशन है वह उसका अर्थ क्या है। तो यदि देखें संचार के बारे में तो एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिसका प्रयोग करता है उसको क्या बोला जाता है, संचार कहा जाता है। ठीक है, अर्थात अपनी जानकारियों को, ज्ञान को, सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया कि दो या दो से अधिक लोग, क्या बोला गया है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार क्या कहलाएगा। ठीक है, अगर पहले ऑप्शन को देखें संगठनात्मक संचार को, तो इसमें क्या आता है, प्रायः समूह में आता है। अर्थात अगर व्यक्ति समूह में है और संचार कर रहे हैं, समूह में अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों का क्या है, समूह है, तो उसको क्या बोला जाता है, संगठनात्मक संचार बोला जाता है। और बी ऑप्शन है पारस्परिक संचार। देखो पारस्परिक संचार में क्या होता है कि इसमें ज्यादा लोग तो नहीं रहते, अर्थात दो से अधिक यानी कि दो या तीन ऐसे लोग रहते हैं और उनके बीच क्या होता है, संचार होता है, अर्थात कि जानकारियों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार क्या कहलाएगा, पारस्परिक संचार कहलाएगा। ठीक है, अंतर्व्यक्तिक संचार में वह व्यक्ति स्वयं संचार करेगा, अपने मन में क्या करेगा, बातचीत करेगा स्वयं से। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अंतर्व्यक्तिक बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पारस्परिक संचार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है। ठीक है, हमको क्या बताना है, शिक्षक का गुण कौन सा नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है धैर्य और सहनशीलता,
ऑप्शन बी है मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज, ऑप्शन सी है अंधविश्वासी और ऑप्शन डी है अच्छा संचार कौशल। ठीक है, तो आप भी आगे चल करके एक टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षक का गुण नहीं होगा। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? शिक्षक के गुण के बारे में देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? धैर्य और सहनशीलता। क्या एक शिक्षक में धैर्य और सहनशीलता होना चाहिए? जी हाँ, होना चाहिए। क्या एक शिक्षक में मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज जैसे गुण रहना चाहिए? हाँ, रहना चाहिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? अंधविश्वासी, अर्थात कि एक टीचर को या शिक्षक को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षक को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी क्या बोला है? अच्छा संचार कौशल। जो अच्छा संचार कौशल है एक शिक्षक का गुण होना चाहिए, अर्थात उनमें अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, सीखने को कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है? ठीक है, क्या बताना है हमको? सीखने के स्थानांतरण के बारे में बताना है कि कौन सा जो स्थानांतरण है वह ज्ञान और विचारों के स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए है सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी है कार्य क्षेत्र स्थानांतरण, ऑप्शन सी है शून्य स्थानांतरण और ऑप्शन डी है क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, तो यदि बात करें अधिगम स्थानांतरण के बारे में, अधिगम स्थानांतरण के बारे में, किसके बारे में? अधिगम स्थानांतरण। अधिगम या सीखना कहें एक ही बात है। अधिगम स्थानांतरण के बारे में, तो अधिगम स्थानांतरण में होता क्या है? तो देखिए, अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत यदि आप कुछ चीज सीख रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी चीज सीख रहे हो, तो यदि वह भविष्य में उसका कुछ उपयोग हो, अर्थात उसके जरिए आप कुछ अन्य चीजें सीखें, तो उसको बोला जाता है अधिगम स्थानांतरण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात किया गया है? ज्ञान और विचार के बारे में बात किया गया है कि ज्ञान और विचार के जरिए जो स्थानांतरण होगा इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, पहला बोला है सकारात्मक स्थानांतरण। तो सकारात्मक जो स्थानांतरण होता है उसमें तो क्या होता है कि आप जो चीज सीखे हैं उसको भविष्य में आप उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सीखने के लिए आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, कार्य क्षेत्र का स्थानांतरण कि आप पूरा का पूरा एक जो कार्य क्षेत्र है उसको स्थानांतरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, शून्य स्थानांतरण में क्या होता है कि जो आप चीज सीखे हो उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो ठीक से। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचता है एक क्षैतिज स्थानांतरण। क्या है? क्षैतिज स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्षैतिज स्थानांतरण हो जाएगा। किस प्रकार से होगा? देखो, क्षैतिज स्थानांतरण में होता क्या है कि जो एक व्यक्ति है वह अपने ज्ञान और विचारों का स्थानांतरण करता है। किसका? ज्ञान और विचारों का। किस प्रकार से? मान लो आप गणित के कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गणित के कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप जो है उससे संबंधित जो ज्ञान है और विचार है उसका प्रयोग आप ज़्यादातर करते हो। छोटे क्लास से लेकर के ऊपर क्लास में किसका प्रयोग करते हो? गणित के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आप अगले क्लास में ज़्यादातर लेते हो, उसके ज्ञान और विचारों को देखते हो। या फिर संगीत के बारे में देखें कि कोई एक जो संगीतकार है वह अपने आप से ही क्या करता है कि नए नए धुन और जो संगीत होते हैं, जो गाने होते हैं, उसको वो खुद स्वयं बना लेता है। इसीलिए क्या बोला जाता है? उसमें उसके ज्ञान और विचार का हस्तांतरण हुआ है। वो किसमें होता है? क्षैतिज स्थानांतरण में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है? छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? देखते हैं। ए है उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, बी है उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, सी है हर समय उदाहरण देकर, या फिर डी है कक्षा में भाषण देकर। ठीक है, किसके बारे में देखना है? छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका देखना है। ठीक है, तो जैसे आप एक टीचर बनते हो और आप अपने क्लास में जाते हो, तो मान लो कि आपके जो क्लास वाले हैं वे आपने उनका टेस्ट लिया और उनका अच्छा नंबर नहीं आया, तो आप उनको प्रेरित कर रहे हो कि अच्छे से पढ़ो। इस प्रकार से मतलब अपने से प्रेरित कर रहे हैं ताकि वह अच्छे से पढ़ सकें और जितना भी नंबर ला रहे हैं उसको उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि वो अपना अच्छा कार्य कर सकें, अपना अच्छा योगदान दे सकें प्रेरित करके। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? पहला है उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर। ठीक है, जैसे बात करेगा छोटे बच्चों की, प्राथमिक कक्षाओं की, वैसे भी आप डीएलएड करोगे तो आपको प्राथमिक कक्षाओं, जैसे आप टीचर बनोगे तो प्राथमिक कक्षा को पढ़ाने के लिए ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, प्राथमिक कक्षाओं को ही आप पढ़ाओगे ज़्यादातर। ठीक है, तो उस समय के जो विद्यार्थी रहते हैं, जो छात्र रहते हैं, विद्यार्थी या छात्र कहें एक ही बात है,
तो उस समय के जो विद्यार्थी या छात्र हैं, अगर उन्हें आप पुरस्कार दोगे, क्या दोगे, पुरस्कार या कुछ इनाम दोगे, तो उसमें वे अधिक प्रेरित होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको अगर आप पुरस्कार कुछ भी इनाम देते हो तो उससे वे अधिक प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि आगे चलकर भी हम ऐसे ही कार्य करेंगे जिससे हमको इनाम मिले। ठीक है। बी क्या है, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके। देखो छोटे बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करोगे तो वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप क्या कर रहे हो उसको एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। हर समय उदाहरण देकर, आप उदाहरण तो दोगे लेकिन आप किसका, जिस व्यक्ति का उदाहरण दोगे उसके बारे में वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। कक्षा में भाषण देकर, तो भाषण तो देना ही नहीं है छोटे बच्चों को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा कि उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, अर्थात छोटे बच्चों को आप पुरस्कार दोगे तो वे अधिक प्रेरित होते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6वां है कथन, और देखो कथन के बारे में बताया गया है, कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। ठीक है, पढ़ना है। कथन 1 क्या कह रहा है, देखो, संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। कथन 1, ठीक है। कथन 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता। तो इन दोनों कथन को पढ़ना है और इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सही होगा। तो कथन 1 क्या बोला है कि संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले समाज कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। यह बात अपने आप में सही है। क्या है, सही है कि जो संचार है, क्या है, संचार है, वो शैक्षणिक संस्थान के लिए तो मतलब उसको प्रभावित करेगा ही, और साथ ही साथ किसको भी प्रभावित करता है, समाज को भी प्रभावित करता है। ठीक है, समाज को भी प्रभावित करता है, अर्थात सामाजिक कारकों के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। कथन 2 क्या कर रहा है, संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता। देखो नहीं करता लिखा है। जो संचार है, अर्थात कि जैसे हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उसके जरिए क्या हम हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, अर्थात उसको बनाए रखने के लिए और उसको क्या करने के, विकसित करने के लिए और उसको बदलने के लिए वह मदद करता है। अर्थात जो हम संचार बातचीत करते हैं, विचार करते हैं, उसके जरिए हम हमारे सांस्कृतिक जो संस्कृति है उसको विकसित कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है, नहीं करते हैं बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात कथन जो 1 है वो सही होगा और कथन 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसमें देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वां क्वेश्चन है मानव विकास है, अर्थात जो मानव का विकास है, डेवलपमेंट है, उसको हमको बताना है कि जो मानव का विकास है वह क्या है इन चारों में से। ठीक है। पहला क्या बोला है, गुणात्मक, बी है मात्रात्मक, सी है एक निश्चित सीमा तक मापने, या फिर डी है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। ठीक है। यदि हम विकास के बारे में बात करें, किसके बारे में, विकास के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, तो मेजर 4 विकास होते हैं जिनको हम सर्वांगीण विकास के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से मेजर 4 विकास हैं, तो पहला क्या होता है, शारीरिक विकास। एक बालक का क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उसका संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास। तीसरा हो जाएगा सामाजिक विकास, और चौथा हो जाएगा संवेगात्मक या फिर भावनात्मक विकास। तो देखो इन चारों विकास के जरिए हम बोल सकते हैं कि यदि यह 4 जो विकास है वह अच्छे तरीके से हो रहे हैं किसी भी व्यक्ति में, तो हम उसका क्या बोलते हैं, सर्वांगीण विकास हो रहा है। ठीक है। तो यदि अगर उसके शारीरिक विकास के बारे में बात करें, शारीरिक विकास के, यदि उसका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो रहा है तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका मात्रात्मक रूप से उसका विकास हो रहा है। किसके रूप से, मात्रात्मक रूप से उसका विकास हो रहा है। ठीक है। और जो बच गया संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन तीनों का जब विकास होता है तब उसको क्या बोला जाता है, गुणात्मक विकास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणात्मक विकास बोला जाता है। तो विकास कैसा हो गया, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो गया। ठीक है। केवल गुणात्मक नहीं है, केवल मात्रात्मक नहीं है, नहीं एक निश्चित सीमा तक मापने के लिए है। देखो निश्चित सीमा तक नहीं है, क्योंकि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो ये निश्चित सीमा तक तो होगा ही नहीं, बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्रोवेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान खालिस्तान विकास था। ठीक है। हमको क्या बताना है, फ्रोवेल के बारे में बताना है कि उनका जो महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा में वह कौन सा विकास था। पहला क्या है, उच्च विद्यालय, दूसरा है माध्यमिक विद्यालय, तीसरा है व्यावसायिक विद्यालय, या फिर चौथा है किंडरगार्टन। ठीक है। किसके बारे में बात करना है, फ्रोवेल के बारे में। तो जो फ्रोवेल थे, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रोवेल, उन्होंने क्या बताया था कि
जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और अपने पूर्व स्कूली अवस्था में रहते हैं, अर्थात कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, तो यदि उनको क्या कराना है, यदि उनको खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए, खेल विधि या फिर कोई भी गतिविधि करके पढ़ाया जाए, खेल विधि या फिर कोई भी गतिविधि द्वारा उनको पढ़ाया जाए, तो वे अच्छे से सीखते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, किन्होंने कहा था? फ्रोवेल ने कहा था। और यह किसके अंतर्गत आता है? और यह आता है किंडरगार्टन के अंतर्गत आता है। अर्थात फ्रोवेल ने शिक्षा से संबंधित क्या बताया था? किंडरगार्टन के जरिए एक बालक के विकास के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं। ठीक है, हमको क्या बताना है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित क्या बताना है? एक नियम बताना है कि वह कौन सा नियम है जिसके जरिए लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण जानकारी या फिर संपूर्ण अनुभव करते हैं। जैसे कि मान लो एक चित्र डायग्राम है, कोई सा भी चित्र है मान लो, और इसको इस प्रकार से खंड खंड में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और इसके कुछ पोर्शन को दिया गया है, मान लो इसको नहीं दिया गया है, इसको नहीं दिया गया है, और इसको नहीं दिया गया है, और इसको भी नहीं दिया गया है, मान लो किसी एक चीज़ को इसको नहीं दिया इस प्रकार से। तो क्या बोला है कि लोग लापता जानकारी अर्थात जिसको नहीं दिया गया है उसको भर कर, मतलब कि अपने मन से, अपने मानसिक रूप से खुद सोच करके उसको भर करके क्या करते हैं? संपूर्ण का अनुभव करते हैं। तो इन चारों में से किस नियम में आएगा? पहला क्या है? पूर्ति का नियम, या फिर क्योजर का नियम, या फिर दूसरा समानता का नियम, या फिर तीसरा निकटता का नियम, या फिर सामान्य भाग्य का नियम। ठीक है, तो जो इस प्रकार के जो लापता जानकारी को जब भरा जाता है और स्वयं के मानसिक प्रक्रिया द्वारा उसको पूर्ण समझा जाता है, संपूर्ण अनुभव किया जाता है कि हम मतलब कि एक मनुष्य का जो मानसिक जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है कि वो अगर उनको कुछ हिंट दे दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? कोई भी अधूरी जानकारी को अपने मानसिक रूप से उसका क्या करते हैं? पूर्ण समझ लेते हैं, अर्थात कि वह उसको जो मानसिक जो गुण है वह उसको पूर्ण कर देता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा? वह आएगा पूर्ति नियम। देखो नाम ही लिखा है पूर्ति, अर्थात कि वह पूर्ति कर देता है उस चीज का, इसको क्या बोला जाएगा? पूर्ति नियम, अर्थात क्योजर का नियम बोलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता है? ठीक है, किसके बारे में बताना है? रचनात्मक आकलन के बारे में बताना है। ठीक है, पहला क्या है? मौखिक प्रश्न, दूसरा है बहुविकल्पी प्रश्न, तीसरा है दत्त कार्य, या फिर चौथा है परियोजनाएं। ठीक है, किसके बारे में बताना है? रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताना है। ठीक है, तो जैसे कि रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि एक जो बालक है यदि उसका रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो उसके जो तर्क शक्ति है, विचार शक्ति है, हम उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसमें किस प्रकार की रचनात्मक क्रियाएं हैं, उसका हम आकलन करते हैं। तो इन चारों में किसमें वह दिखेगा? ठीक है, पहला है मौखिक प्रश्न। यदि बालक को हम मौखिक प्रश्न करते हैं तो क्या बालक अपने मन से सोच करके, समझ करके उत्तर देगा? ठीक है, इसमें तो देगा, अर्थात कि उसमें क्या, उसकी रचनात्मकता जो क्रिएटिविटी है उसमें दिखेगी। बहुविकल्पीय प्रश्न, देखो बहुविकल्पीय प्रश्न, जो ये प्रश्न का जो प्रारूप दिख रहा है यह क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क्या इसमें उसकी रचनात्मकता दिखेगी? इसमें उसकी रचनात्मकता दिखेगी क्या? देखो जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं उसमें क्या रहता है कि कोई एक प्रश्न रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहता है और उस ऑप्शन में से कोई एक सही रहेगा, तो हो सकता है कि वह तुक्का भी मार दे। ठीक है, अर्थात तुक्का मारेगा तो गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, अर्थात कि एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर रहेगा, तो इसमें उसकी जो रचनात्मकता है वह दिखाई नहीं देगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें उसका रचनात्मकता जो है दिखाई नहीं देगा, अर्थात जो उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं देगी। दूसरा है दत्त कार्य, अर्थात कि कोई भी जो कक्षा के बाहर जो भी एक शिक्षक कार्य करने के लिए दिया है, ठीक है, उसमें वह अपना दिमाग को अच्छे से चलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या इसका रचनात्मकता दिखाई देगा। परियोजनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसमें बालक जो है खुद से सोचते हैं और उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी उसकी रचनात्मकता दिखाई देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, ठीक है, और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, इसलिए, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? जैसे किसके बारे में बताना है? किंडरगार्टन के बारे में बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि किंडरगार्टन में क्या होता है कि छोटे बच्चों को जो अपने पूर्व स्कूली एज में है, अर्थात 3 से 6 वर्ष के बीच में है, उनको क्या करा जाता है? गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो उस समय क्या है कि आपको नौकरी का प्रस्ताव मिला है, क्योंकि आप लंबे समय से क्या है? बेरोजगार थे। आप बेरोजगार थे, आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, ठीक है, लेकिन क्या बोला कि आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, तब आप क्या करेंगे? ए है, आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं। बी है, आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं।
सी है आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। जैसे कि आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, ठीक है, अभी भी आप बेरोजगार ही हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो आप बेरोजगार हो लंबे समय से और आपको अचानक से एक नौकरी मिला, और कहाँ नौकरी मिला, किंडरगार्टन स्कूल में आपको नौकरी मिल गया, ठीक है, लेकिन आप क्या करने की बच्चे के साथ रहना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। एक तो काफी लंबे समय के बाद आपको नौकरी मिला है, तो नौकरी को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखते हैं कि आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं। देखो, नौकरी की पेशकश को हमें अस्वीकार नहीं करना है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आप इसे थोड़े समय के लिए स्वीकार करते हैं, नौकरी मिला है तो इसको लंबे समय के लिए स्वीकार करो, क्योंकि आज के समय में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, जान रहे हो कितना कंपटीशन बढ़ गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप इसको स्वीकार करना होगा, ठीक है, और स्वीकार करने के साथ साथ बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, अर्थात उनके साथ घुलोगे मिलोगे, ठीक है, अर्थात उनके साथ ही उसी के प्रकार एक्टिविटी करा करके आपको पढ़ाओगे लिखाओगे, ठीक है, उनके साथ रहोगे, अर्थात कि आप इसको स्वीकार भी करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया। क्या बताना है हमको, बुद्धि परीक्षण से संबंधित बताना है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था। ए है डेविड वेक्सलर, बी है अल्फ्रेड बिने, सी है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, या फिर डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करें किसके पहला बुद्धि परीक्षण या फिर बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करें, आईक्यू टेस्ट के बारे में, तो देखो जो आईक्यू टेस्ट है यह आया ही क्यों, आईक्यू टेस्ट आया ही क्यों। मान लो आपके विद्यालय में कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने लिखने में थोड़े से कमजोर हैं, ठीक है, तो उनका पता लगाने के लिए कि वे कहाँ पर कमजोर हैं, किस चीज़ में उनको कठिनाई आती है, उस कठिनाइयों को पता करने के लिए ही क्या किया जाता है, आईक्यू टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने किया था बोलने से, इसको सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बिने ने किया था। इसका जो परीक्षण है बच्चों पर सबसे प्रथम बार किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। और कैसे किया था बोलने से, इन्होंने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अलग अलग आयु के वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए उनके एज के अनुसार प्रश्नों का संग्रह किया था और उस प्रश्नों को उनसे पूछा भी जाता था। ठीक है, उसके जरिए क्या पता चलता था, उनकी मानसिक स्थिति पूछा जाता था, मतलब कि मानसिक जो मेंटल जो एज है उसका पता किया जाता था, और उस मानसिक एज के द्वारा ही उनका जो आईक्यू टेस्ट है वो भी किया जाता था। जैसे इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण किया उसके जरिए। अब इसके बाद जो है एक मनोवैज्ञानिक आए, उनका नाम था विलियम स्टर्न। इन्होंने इससे संबंधित क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था कि MA/CA × 100। इसका अर्थ क्या है, MA अर्थात होता है कि उसकी मेंटल एज अर्थात की मानसिक आयु, उस प्रश्न के जरिए मानसिक आयु का पता चलेगा, और इसका जो क्रॉनिकल एज है अर्थात की वास्तविक आयु है उसको जो है देखा जाता था। और इसमें देखो इसको क्या किया जाएगा, MA/CA अर्थात कि उसकी मानसिक एज से वास्तविक आयु को डिवाइड किया जाता था और गुणा 100 किया जाता था। ठीक है, और इस प्रकार से उसका जो है आईक्यू को निकाला जाता था। ठीक है, इसको किसने दिया था याद रखेंगे, विलियम स्टर्न ने दिया था, और जो पहला बुद्धि परीक्षण इसको अल्फ्रेड बिने ने किया था, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप एक टीचर हो और अपने क्लास में 6 समूह बना रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं उनका 6 समूह बना लिए और उनको क्या बोले कि कुछ चर्चा और रिपोर्टिंग करने के लिए बोले। इससे संबंधित आपने उनको एक विषय उप विषय प्रदान किया है, उनको एक उप विषय दे दिया है और उससे संबंधित चर्चा करने के लिए और उससे जो भी परिणाम निकल रहा है उसको बनाने के लिए उनको दिए हो। ठीक है, तो बोला कि इस संबंध में किस प्रकार का संचार जो मॉडल है, संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। पहला क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल, दूसरा है इंटरेक्शनल मॉडल, तीसरा है क्षैतिज मॉडल, या फिर चौथा है रैखिक मॉडल। तो देखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि बात करें संचार मॉडल में कि कौन सा संचार मॉडल इनके लिए उपयुक्त होगा, तो यदि बात करें ट्रांजैक्शनल मॉडल की, ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है कि जो छात्र होते हैं इन्होंने क्या बोला कि वो समूह का निर्माण करेंगे। मान लो समूह में हैं, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में होता क्या है कि छात्र आमने सामने रहेंगे। ठीक है, आमने सामने रहेंगे
और जो भी विषय को दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। तो यह किस में होता है? ट्रांजैक्शनल मॉडल में यह सब होता है। अर्थात जो भी अपना विचार रहेगा एक व्यक्ति देगा, दूसरा उसको सुनेगा और उसका फीडबैक भी प्रदान करेगा। तो किस में होता है? वो ट्रांजैक्शनल मॉडल में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? हमको बताना क्या है कि जो मोटिवेशन है वह किस प्रकार का कारक है। पहला है शारीरिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक या फिर है सांस्कृतिक। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, ठीक है, या इसको क्या बोला जाता है? मोटिवेशन। तो यदि अभिप्रेरणा के बारे में देखें तो जो अभिप्रेरणा है वह दो प्रकार से प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति को। एक तो हो सकता है उसका क्या हो जाएगा? आंतरिक कारक। क्या हो जाएगा? आंतरिक कारक। और दूसरा हो जाएगा बाह्य कारक। क्या हो जाएगा? बाह्य कारक। तो जो बाह्य कारक है इसमें क्या क्या आ जाएगा? इस जो बाह्य कारक है इसमें आता है उसका शारीरिक आ जाएगा, सामाजिक आ जाएगा और सांस्कृतिक कारक भी आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे? शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक इसके बाह्य रूप से उसको प्रभावित करेंगे उस बालक को अभिप्रेरित होने के लिए। लेकिन जो आंतरिक कारक है, आंतरिक, यह जो आंतरिक कारक है उसका किस में आता है? मनोवैज्ञानिक कारक में आता है। किस में आता है? मनोवैज्ञानिक। और जो अगर इन दोनों को अगर हम देखें, आंतरिक और बाह्य को, तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि यह इसमें ही आ जाता है। किसमें? मनोवैज्ञानिक अंतर्गत ही आ जाता है। अर्थात यह जो अभिप्रेरणा है वह मनोवैज्ञानिक कारक है। कैसा कारक है? मनोवैज्ञानिक कारक है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक कारक है इसमें क्या क्या आ जाएगा? शारीरिक अपने इसी में आ जाएगा, सामाजिक भी इसी में आ जाएगा और जो सांस्कृतिक है वह भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अर्थात जो मनोवैज्ञानिक कारक है वह आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है बोलने से? मनोवैज्ञानिक कारक है। और जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं वह उसके बाह्य कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? किसके बारे में देखना है? भावनात्मक विकास के बारे में देखना है। किसके बारे में? भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला क्या है? लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, दूसरा है शिक्षक की भागीदारी नहीं, तीसरा है नियंत्रित कक्षा का वातावरण, या फिर चौथा है सत्तावादी कक्षा का वातावरण। ठीक है, एक बालक जो एक कक्षा में पढ़ रहा है, मान लो आप एक टीचर हो और आपके कक्षा में एक बालक है, तो उस बालक में आपको क्या करना है? भावनात्मक विकास करना है। अर्थात कि उसकी जो संवेगात्मक विकास है, भावनात्मक विकास बोले, अर्थात इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको हमको क्या करना है? उसका विकास करना है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? भावनात्मक विकास अर्थात हो जाएगा कि उसके जितने भी संवेग हैं, क्या है? संवेग का हमको क्या करना है? एक प्रकार से नियंत्रण भी करना है और विकास भी करना है। तो क्या लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण उसके भावनात्मक विकास को बढ़ावा देगा? ठीक है, देगा कि नहीं देगा? तो बोलेंगे कि यह उसका मतलब कि भावनात्मक विकास को बढ़ावा देगा। किस प्रकार से? लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण अर्थात कि लोकतांत्रिक कक्षा अर्थात क्या है कि जितने भी बालक उस क्लास में पढ़ रहे हैं उनको कोई भी गतिविधि या कोई भी कार्य में समान अवसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? समान अवसर। आपने एक वर्ड सुना होगा लोकतांत्रिक देश या फिर लोकतांत्रिक राज्य, तो उसमें क्या होता है? उसमें लोगों का शासन होता है। क्या होता है? लोगों का शासन। तो इसी प्रकार से जो लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण है उसमें क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिया जाएगा किसी भी कार्य को करने में। अगर एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिया जाता है तो उस समय उसका भावनात्मक विकास अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, शिक्षक की भागीदारी नहीं, देखो शिक्षक की भागीदारी जरूरी है तो यह गलत हो जाएगा। नियंत्रित कक्षा का वातावरण अर्थात जो कक्षा का वातावरण है क्या होना चाहिए? नियंत्रित होना चाहिए बोला है, तो नियंत्रण में रहेगा किसी के, तो उसमें भी उसका भावनात्मक विकास नहीं होगा अच्छे से। सत्तावादी कक्षा का वातावरण, देखो किसी के सत्तावादी तो होगा ही नहीं वातावरण, क्योंकि उसमें उसका भावनात्मक विकास होगा ही नहीं। सत्ता अर्थात किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में अगर क्लास चल रहा है, वो अपने मर्जी का कर रहा है, तो समान अवसर मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि? बताओ, टीचर बनने वाले हो आगे चल के, आपको शिक्षण व्यवसाय क्यों पसंद है? पहला, इसमें कम जिम्मेदारी है, दूसरा आप इसमें रुचि रखते हैं, तीसरा यह आसान है, या फिर यह आपको अधिक अवकाश प्रदान करता है। ठीक है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ही बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक क्या बोला है, इसमें कम जिम्मेदारी है। किसमें कम जिम्मेदारी है? शिक्षण व्यवसाय में। शिक्षण व्यवसाय में कम जिम्मेदारी तो होता ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है एक शिक्षक में। जब आप शिक्षक बनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस व्यवसाय में कितनी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। बी क्या बोला है, इसमें आप इसमें रुचि रखते हैं। देखो, आपका किसी भी चीज़ में रुचि होगा तभी तो आप उस फील्ड में जाओगे जी। रुचि होगा तभी तो जाओगे, चाहे वो शिक्षण व्यवसाय की बात करें या किसी भी व्यवसाय की बात करें। आप में उसको, अगर आप में रुचि है तभी तो आप उसमें जाए हैं, मतलब उसमें जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि आप शिक्षण के व्यवसाय में रुचि रखते हैं, ठीक है, पसंद है, इसलिए उसमें जाएंगे। यह आसान है। आसान तो कुछ भी कार्य नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो आसान भी नहीं होता। आपको यह नहीं समझना है कि यह शिक्षण जो व्यवसाय वो आसान होता है इसीलिए उसमें जाना है, नहीं, ठीक है। यह आपको अधिक अवकाश प्रदान करती है। अगर अवकाश ही प्रदान करता है तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो आपको अवकाश प्रदान करते हैं। इससे बढ़िया है कि आप बिजनेस करो, उसमें तो अवकाश ही अवकाश है। आपका जब मन करे तब प्रॉफिट करो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थी के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। क्या बोला है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। तो इन चारों में से क्या सही होगा? पहला है, शिक्षण में शिक्षकों हेतु, मतलब शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है। शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने तो एक सुझाव है। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में प्रचलित है। या फिर ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कि विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक क्या बोला है? विभिन्नताएं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जो हाथ की 5 उंगलियां हैं बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से जो बालक होते हैं जो पढ़ने आते हैं वे सभी एक समान नहीं होते। कोई कम जानता है तो कोई अधिक जानता है, कोई गरीब घर से है तो कोई मतलब कि अमीर घर से है। मतलब कि व्यक्तिगत रूप से उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। उनके सोच में, विचार में, सब चीज़ में अलग अलग, विकास में, सब में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो क्या शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है? बड़ी बाधा बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि टीचर को विभिन्न प्रकार के बालकों को पढ़ाना रहता है, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा तो मतलब कि अधिक से अधिक बड़ी बाधा के रूप में भी आएगा, ठीक है। बाधा आएगा ना उसमें पढ़ाने में, मान लेते हैं कि बड़ी बाधा के रूप में। आगे देखते हैं, शिक्षक के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने तो एक सुझाव है। देखो क्या बोला है, शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने तो एक सुझाव है। यह किसी प्रकार का सुझाव नहीं है, ठीक है। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। यह भी इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना चाहते हैं, अर्थात कोई बहाना बनाते हैं क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कि शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है, ठीक है। देखो वह बड़ी बाधा तो है, लेकिन हम उसको बाधा के रूप में उसको देखना नहीं है, बाधा के रूप में उसको देखना नहीं है, ठीक है। उसको हमको जो उसकी मध्य व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसको बाधा के रूप में हमको देखना नहीं है, उसको हमको साथ लेके चलना है और उसको सबको एक साथ लेकर के उनका विकास भी करना है सभी बच्चों का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार के लिए एक सहायक खाली स्थान वातावरण की आवश्यकता होती है। देखो फिर से संचार के बारे में आ गया क्वेश्चन। क्या बोला है? प्रभावी संचार के बारे में ना। पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है राजनीतिक, या फिर डी है बहुत सांस्कृतिक। तो यदि हम देखें किसके बारे में, प्रभावी संचार या फिर संचार कहें तो एक ही बात है। प्रभावी संचार के बारे में देखते हैं कि प्रभावी संचार के लिए सहायक वातावरण की आवश्यकता क्या है। तो प्रभावी संचार सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? जो संचार है वो सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? आप जिस समाज में रहते हो, आप जिस समाज में रहते हो, क्या यहाँ पर आपका जो संचार है, अर्थात आपकी जो जितने भी जानकारी है, ज्ञान है, सूचनाएं हैं, आप जितना भी चीज़ें जानते हैं, उनका आपस में आदान प्रदान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आप जिस समाज में रहते हो वहाँ होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक वातावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, ठीक है। किसके अनुसार बताना है? एनसीएफ 2005 जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, उसके अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए एक क्लास में। पहला क्या बोला है? लीडर। दूसरा क्या बोला है? मूल्यांकन करता। तीसरा क्या बोला है? सुविधा प्रदान करने वाला, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर कि एनसीएफ 2005 एक शिक्षक के बारे में क्या बोला है। तो एक शिक्षक को होना क्या चाहिए? एक शिक्षक मतलब कि शिक्षक के गुण ही बता सकते हो आप कि उसको क्या होना चाहिए? अच्छा लीडर होना चाहिए, अच्छा मूल्यांकन करता भी होना चाहिए, और सुविधा प्रदान करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। देखो जो नई शिक्षा नीति है वो क्या बोलती है, जो एनईपी 2020 है वह कहती है कि एक बालक को हमें ज्ञान देना नहीं है। क्या नहीं देना है? ज्ञान नहीं देना है। हमको ऐसी सुविधाएं देना है जिससे वह स्वयं क्या करे? ज्ञान का निर्माण करे। स्वयं ज्ञान का क्या करे? निर्माण करे, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी अर्थात एक शिक्षक में लीडर, मूल्यांकनकर्ता और सुविधा प्रदान करने वाला गुण होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर आज का अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? ठीक है, मान लो आप किसी व्यक्ति को कुछ कार्य सौंप रहे हो, ठीक है, तो उस समय कौन सा ध्यान है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा? पहला है निहित, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है अनैच्छिक या फिर है स्पष्ट। ठीक है, देखते हैं कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। यदि बात करें किसकी, अनौपचारिक शिक्षा की, तो यह तो क्या है, शिक्षा से संबंधित है, इसका आंसर नहीं होगा। अनैच्छिक अर्थात जैसे कि कोई किसी और मतलब कि एक आप कहीं पर हो और उसी समय कोई किसी को आवाज़ देता है, क्या देता है, उसी समय आप किसी को आवाज़ देता है, तो जैसे उसको आवाज़ दिया तो आप भी उसको देखें, अर्थात कि क्या उसका अनैच्छिक ध्यान है। तो इस समय भी वह जो ध्यान है उसका मतलब कि यह जो ध्यान है आपका हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, स्पष्ट जैसी कोई शिक्षा मतलब कि जो ध्यान है वह नहीं होगा कि आप इस समय उसको प्रयोग करोगे। तो जो आपके अंदर एक निहित ध्यान रहता है, निहित ध्यान, वह यह जो इच्छा शक्ति होगा, इच्छा शक्ति उस व्यक्ति को कार्य सौंपने के लिए जरूरी होगा। अर्थात कि आप सोचोगे कि उस व्यक्ति के अंदर जिसको आप जो कार्य सौंप रहे हो उसमें कौन कौन सा गुण है, इसको आप अपने निहित ध्यान से सोचोगे और उस निहित ध्यान के अंतर्गत ही आप उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए दोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निहित ध्यान। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको अच्छे से निकालना है, पास होना है उसमें, तो क्या जरूरी रहता है? दो चीज़ ज़्यादा जरूरी रहता है। एक तो है कि आपको मॉक टेस्ट दिलाना रहता है और दूसरा होता है कि विगत जो उससे संबंधित जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो एक बार। क्यों सॉल्व किया जाता है? क्योंकि आप उसमें देखते हो कि उसको किस प्रकार से उस आंसर को लिया गया है और जो उससे संबंधित जो भी धारणाएं हैं, विचार हैं, उसको भी आप साथ ही साथ पढ़ते हो जाते हो। ठीक है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वह भी क्लियर होता जाता है, जो कि आपको जो आने वाला जो एग्ज़ाम होगा दिलाओगे उसमें भी आपका हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेंगे। ठीक है, और यह कैसा लगा आज का वीडियो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।